एक गांव में गिरधर नाम का एक आदमी रहता था। गिरधर के पास कई उपजाऊ खेत थे और साथ ही साथ वो बहुत से फलदार बगीचों का मालिक भी था। उसके पास इतना धन था कि उसके परिवार को एक संपन्न परिवार कहा जा सकता था। उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। गिरधर के 7 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का जन्म होते ही गिरधर की पत्नी ने दम तोड़ दिया, लेकिन अपने बच्चों की खातिर उसने खुद को संभाला। गांव वाले गिरधर को सलाह देते रहे कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन दूसरी पत्नी बच्चों के लिए जाने कैसी मां साबित होगी। इस डर से उसने दूसरा ब्याह नहीं किया। घर और बाहर के सारे कामकाज गांव वालों और पड़ोसियों की मदद से होते रहे। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसके बेटे बड़े हो गए और फिर सबकी शादियां हो गईं। खेती बाड़ी, बाग बगीचे सब बेटों ने संभाल लिए। बुढ़ापे में अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ता। गिरधर को लगा कि उसका बुढ़ापा बहुत ही आराम से बीत जाएगा, और हो भी ऐसा ही रहा था। वो बस घर पर आराम करता, खेतों बागीचों में टहलता, गांव वालों के साथ गप्पे हाँकता। बस यही उसकी दिनचर्या थी। परंतु उसका ये आराम ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। वक्त बीतते बीतते बहुओं में कलेश होना शुरू हो गया। वो घर के कामकाज को लेकर आपस में झगड़ने लगती। घर में खाना कौन बनाएगा, कितना बनाएगा, इन छोटी छोटी बातों पर तू मैं होने लगी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब घर में 7 अलग अलग चूल्हे भी हो गए। इधर चूल्हे बढ़े और बूढ़े की दुर्गति भी शुरू हो गई। अब बुढ़ापे में गिरधर जब खुद ज़्यादा काम करने के लायक नहीं था और उसे सेवा की ज़रूरत थी, तो सारी बहुएं उससे कहती कि तुम्हारी सेवा करना हमारे अकेले का ठेका नहीं है, बाकी 6 भी हैं, उनके पास जाओ। उसने कई बार अपने बेटों से इस बारे में बात की, परंतु वो सब की सब निकम्मी औलादें ही साबित हुए। उन्होंने भी बाप की बजाय अपनी पत्नियों का ही साथ दिया। हालत यहाँ तक खराब हो गई कि गिरधर को 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो गया। पूरे गांव को बूढ़े गिरधर से बहुत ही हमदर्दी थी, जिसने अपने बच्चों को सौतेली माँ के कोप से बचाने के लिए कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा और उनकी परवरिश की। वो आज दाने दाने को मोहताज था। उसकी इस दुर्गति के बारे में उसके एक साहूकार मित्र को पता चला, जो वहाँ से 4 गांव दूर रहता था। जानकारी मिलते ही वो साहूकार गिरधर से मिलने चला आया। मित्र की हालत अपनी आंखों से देखी तो साहूकार को बहुत ही दुख हुआ। साहूकार ने कहा, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तुम ऐसा करना कि 2 दिन के बाद मेरे घर पर आओ, वहीं बैठकर कुछ सोचते हैं। फिर साहूकार अपने घर वापस लौट गया। 2 दिन बाद गिरधर अपने साहूकार मित्र के घर गया। तब साहूकार ने उसे एक बड़ा सा संदूक दिया और साथ ही साथ 5 सोने की अशर्फियां भी दी। उसने बूढ़े गिरधर से कहा, तुम घर पर पहुंचकर इस संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगा देना और इसे अपने कमरे में रख लेना और दरवाज़ा बंद कर लेना। जब कौतूहल के कारण कोई दरवाज़ा खटखटाए तो सोने की 5 अशर्फियां हाथ में लेकर बाहर निकल आना। संदूक के बारे में कोई पूछे तो कहना कि बुरे वक्त में साहूकार दोस्त को कुछ कर्ज दिया था, जो उसने मुझे वापस लौटाया है। मेरी मदद से ही वो बुरे समय से बाहर निकला और दोबारा खूब धन कमाया। बूढ़ा गिरधर उस संदूक को लादकर अपने घर पहुंचा तो बड़े से ताले को देखकर संदूक के बारे में खुसर पुसर शुरू हो गई। बूढ़े ने संदूक को अपने कमरे के भीतर रखा और चिटकनी लगा ली। सारी बहुएं आपस में सलाह करने लगी और तब ये फैसला हुआ कि बड़ी बहू जाकर दरवाज़ा खटखटाएगी। बड़ी बहू ने जाकर बूढ़े के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और बोली, पिताजी, लगता है आप बहुत थक गए होंगे, मैं
आपके लिए शरबत लाई हूँ। गिरधर ने चिटकनी खोली और हाथ में 5 सोने की अशर्फियाँ लिए बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ी बहू बस इतना ही देख पाई कि संदूक खुला हुआ था। बूढ़े ने बहू से कहा, साहूकार मित्र ने पुराना कर्ज लौटाया है तो बस उसी की जांच कर रहा था। वो फिर से कमरे के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो उन 5 अशर्फियों को संदूक में रखकर ताला लगा देता है। शाम के समय जब बेटे घर पर लौटे तो बहुओं ने उन्हें सारी बात बताई। सबके सब हैरान थे कि बूढ़े के पास अभी भी इतना धन है। अगले ही दिन से बेटे और बहुओं के सुर बदल गए। सभी बहुओं में बूढ़े की सेवा करने की होड़ लग गई। कभी बूढ़े को सूखी रोटी भी ना पूछने वाली अब पूरी और कचौरियाँ खिलाने लगी। कोई खीर बनाकर लाई। बेटे उसकी टांगें दबाने लगे। अब तो रोज ही गिरधर की खूब सेवा होने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसका बुढ़ापा सुधर गया है, उसका अच्छा समय व्यतीत होने लगा। इधर बहू बेटों को लगा कि जो बूढ़े की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेगा उसे ज़्यादा धन मिलेगा। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया। अब गिरधर को लगा कि उसकी अंतिम वेला निकट है, तो उसने सभी बहुओं को बुलाया और कहा कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन की यात्रा समाप्त होने वाली है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं। सभी बहुएं फटाफट राजी हो गईं। बहू बेटे मन ही मन में खुश हो रहे थे कि जल्दी ही बूढ़ा मर जाएगा और वो धन से भरी हुई पेटी हमारी हो जाएगी। बेटों ने आसपास के गांवों से 5 ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन करवाकर बूढ़ा अपने कमरे में गया और संदूक खोला। उसमें से 5 सोने की अशर्फियाँ लेकर बाहर आया। हर ब्राह्मण को एक एक अशर्फी दक्षिणा में दे दी। कुछ दिनों बाद ही बूढ़े गिरधर की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार करने के बाद सभी बहू बेटे इकट्ठा हुए। सब ने सलाह की कि बूढ़े के कमरे में रखे हुए संदूक को खोला जाए। सबके मन में धन के बारे में सोच सोचकर लड्डू फूट रहे थे। कमरे में जाकर उस संदूक की चाबी ढूंढने में काफी समय लग गया। 2-3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने संदूक की चाबी ढूंढ ही ली। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और संदूक को खोला गया। परंतु संदूक खोलते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि संदूक के अंदर धन नहीं था, बल्कि वो तो पत्थरों से भरा पड़ा था। ये देखते ही सबने अपना माथा पीट लिया। तभी बूढ़े का वो साहूकार मित्र वहां पर आया और उसने कहा, तुम जैसी निकम्मी औलादों के साथ यही व्यवहार ठीक है। अगर तुमने समय रहते ही बिना किसी लालच के अपने पिता की सेवा की होती तो तुम्हारे पिता को ये सब नाटक ना करना पड़ता। साहूकार की बातें सुनकर बेटे और बहुओं को बहुत ही शर्म महसूस होने लगी। उन्होंने साहूकार से माफ़ी मांगी। साहूकार वापस अपने गांव लौट गया, परंतु वो खुश था कि उसके मित्र का बुढ़ापा आराम से कट गया। नंदलाल नाम का एक आदमी छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। नंदलाल के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मनोहर और छोटा बेटा रघु। रुपए पैसे के मामले में नंदलाल की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। संपत्ति के नाम पर उसके पास एक छोटा सा घर और 5-5 बीघे के 2 खेत थे। एक खेत घर के पास और दूसरा खेत नदी के नज़दीक था। इन्हीं खेतों पर खेतीबाड़ी करके नंदलाल अपना गुजर बसर कर रहा था। कमाई कम होने के बावजूद भी नंदलाल पूरी कोशिश करता कि उसके बेटे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके बड़े आदमी बने। उसके दोनों बेटे भी पढ़ाई लिखाई में अच्छे ही थे, परंतु दोनों भाइयों के स्वभाव में बहुत ही अंतर था। जहाँ एक तरफ मनोहर पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ बोलने में भी बहुत तेज तर्रार था, वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई रघु पढ़ाई में तो अच्छा था, परंतु वो कुछ शांत स्वभाव का था।
अपने मन की बात मन में ही रखने वाला। दोनों भाइयों को गांव की पाठशाला में पढ़ाने के बाद नंदलाल ने सोचा कि अपने बच्चों को शहर में आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जाए, परंतु उसकी पैसों की तंगी आड़े आ रही थी। उसने गांव के साहूकार से कर्जा लेने के बारे में सोचा। साहूकार से कर्जा लेकर भी इतना पैसा नहीं जुटा पाया कि वो दोनों को शहर भेज सके। ये बात नंदलाल को परेशान कर रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, रघु की माँ, मैं अपने दोनों बच्चों को शहर भेजकर आगे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन सारे जतन करने के बाद भी इतना पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा और उसके बाद पढ़ाई पर भी काफ़ी खर्चा होगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नंदलाल की पत्नी ने कहा, देखो जी, तुमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब जो हालत है तो मैं कहती हूं कि हम किसी एक बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कम से कम हमारा एक बच्चा तो आगे बढ़ेगा। नंदलाल बोला, तो मैं किसे भेजूं? पत्नी ने कहा, मुझे लगता है बड़े बेटे मनोहर को भेज देते हैं, यही सही रहेगा, क्योंकि छोटा बेटा रघु तो हमारा भोला प्रसाद है, शहर की जिंदगी उसे रास नहीं आएगी। इस पर नंदलाल बोला, कहीं ऐसा करके हम रघु के साथ अन्याय तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी पढ़ाई में अच्छा है। दोनों बेटे भी तभी वहाँ पर आ गए। उन्होंने माता पिता की बातें सुन ली थी। जैसा कि मनोहर का स्वभाव था, वो बोलने में तेज तर्रार था। वो झट से बोला, बापू, आप पहले मुझे भेजने का प्रबंध कर दो। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो मैं रघु को भी वहाँ पर बुला लूँगा और कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो हो ही जाएगा। छोटे भाई रघु ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिला दी। अब ये फैसला हो गया कि बड़े बेटे को ही शहर आगे की पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। इस तरह मनोहर शहर चला गया। वो मन लगाकर पढ़ने लगा। छोटा भाई अपने पिता के साथ गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करने लगा। वो भी दिन रात मन लगाकर काम करता था। साहूकार का कर्जा जो चुकाना था और बड़े भाई की पढ़ाई का खर्चा अलग से पूरा करना था। समय पंख लगाकर उड़ गया। बड़ा भाई मनोहर अब अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके एक वकील बन चुका था और शहर में उसकी वकालत का काम अच्छा चल पड़ा। दूसरी तरफ रघु गांव में ही खेतीबाड़ी करता और अपने दोनों खेत के टुकड़ों पर हल चलाता। रुपए पैसे के मामले में उसकी हालत पहले जैसी ही थी। माता पिता ने दोनों बेटों की शादी करवा दी। मनोहर अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया और वहीं पर उसने अपने लिए एक मकान भी खरीद लिया था। रुपए पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। जबकि रघु अपनी पत्नी के साथ उसी पुराने घर में गांव में ही रहता था। समय बीतने के साथ नंदलाल अब बूढ़ा हो चला था और उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। मनोहर अपनी शहर की जिंदगी में बिल्कुल मस्त हो चुका था। वो साल 2 साल में कभी एक आध बार ही गांव का चक्कर लगाता। इधर रघु भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही रहा था। बूढ़े माँ बाप की सेवा और उनकी दवा दारू का खर्चा सब रघु के कंधों पर ही था। मनोहर ने कभी अपने माँ बाप के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। बुढ़ापे के कारण नंदलाल अब खेती नहीं कर पाता था। एक दिन उसने अपने बेटे रघु को बुलाया और बोला, रघु, बहुत समय से मेरे मन में एक बात है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। रघु ने कहा, कहिए पिताजी, क्या बात है? नंदलाल ने कहा, बेटा, असल में मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रघु ने बड़ी ही हैरानी से कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? तब नंदलाल बोला, हाँ बेटा, ये माफ़ी मैं तेरे साथ हुए अन्याय के लिए मांग रहा हूँ। जब मैंने तेरे बड़े भाई को शहर आगे की पढ़ाई के लिए भेजा था तो मुझे तुझे भी शहर भेजना चाहिए था। मैंने ये मौका तेरे से छीन लिया। उस समय बात सिर्फ पैसे की ही नहीं थी, बल्कि मेरे मन में भी ये स्वार्थ था कि मैं तुझे अपने पास ही रखूँगा तो तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्योंकि मुझे ये अंदेशा
पहले से ही था कि शहर जाकर तुम भी तुम्हारे बड़े भाई की तरह निर्मोही ना बन जाओ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरी वजह से तू आज अपने बड़े भाई की तरह अमीर नहीं बन पाया। ये कहते हुए नंदलाल की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। रघु ने पिता को हौसला देते हुए कहा, आप दिल छोटा ना करें पिताजी, हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी थोड़े ही है। और ये कहते हुए उसने अपने पिता को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद ही अचानक नंदलाल की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के कुछ दिन बीत जाने के बाद शहर में रह रहे मनोहर की पत्नी ने कहा कि हमें अब ये मकान छोटा पड़ रहा है और हमें एक बड़ा मकान खरीद लेना चाहिए। मनोहर ने कहा, सो तो है, पर बड़े मकान के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए। तब पत्नी ने कहा कि अब पिताजी तो रहे नहीं, तो तुम उनकी जायदाद में से अपना हिस्सा ले लो। मनोहर को अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी। वो अगले ही दिन गांव गया और रघु से खेतों के बंटवारे की बात करने लगा। जब माँ को पता चला तो उसने मनोहर से कहा, बेटा ये तू कैसी बात कर रहा है? तुझे पता है कि खेत के 2 टुकड़ों के सहारे ही तुम्हारे भाई का घर चल रहा है। उसमें से अगर तुम एक टुकड़ा ले लोगे तो वो तो बेचारा रास्ते पर आ जाएगा। और तुम्हें किस बात की कमी है? तुम्हारे पास अपना घर है, पैसा है, सब कुछ तो है। और साथ ही ये मत भूलो कि तुम्हें कामयाब बनाने में भी तुम्हारे छोटे भाई का ही हाथ है। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च और साहूकार का कर्जा चुकाने में उसने दिन रात एक कर दिया था। ये सुनकर मनोहर को गुस्सा आ गया। वो बोला, माँ मैं आज जो भी हूँ तो सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर ही हूँ। मुझे आप जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दीजिए बस। आखिरकार हार कर खेतों का बंटवारा कर दिया गया। 5 बीघा का एक टुकड़ा बड़े भाई मनोहर को और 5 बीघा का दूसरा टुकड़ा रघु को दे दिया गया। रघु पर तो मानो बिजली गिर गई हो। उसकी कमाई पहले से ही कम थी और अब वो भी आधी ही रह गई थी। वो सोचने लगा कि जिस भाई के लिए दिन रात खून पसीना बहाया वो ऐसा करेगा, ये तो उसने कभी सोचा भी ना था। खैर, मनोहर ने अपने हिस्से की जमीन का टुकड़ा बेच दिया और जो भी पैसे मिले उसमें और पैसा मिलाकर शहर में एक बड़ा मकान ले लिया। अब वो और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। इधर रघु की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी कमाई आधी हो जाने से घर में रुपयों पैसों की तंगी और भी ज़्यादा बढ़ गई। कई बार वो ये सोचता कि अपना 5 बीघा का खेत बेच दूं और शहर जाकर कोई मेहनत मजदूरी का काम कर लूं, पर फिर उसे लगता कि ज़मीन बेचकर जो पैसा मिलेगा वो कितने दिन चलेगा। इसी उधेड़ बुन में उसके दिन बीत रहे थे। उसकी माँ उसे हौसला देती, बेटा तू फिक्र ना कर, तूने जो माँ बाप की सेवा की है उसका अच्छा परिणाम तुझे जरूर मिलेगा। कुछ समय बीतने के बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। एक दिन रघु रोज की तरह अपने खेत की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे गांव के मुखिया जी मिल गए और वो रघु से बोले, रघु तू किधर घूम रहा है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। रघु ने कहा, क्या हुआ मुखिया जी? मुखिया ने बड़े ही उत्साह से कहा, बेटा तेरे दिन बदलने वाले हैं। रघु ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब है मुखिया जी? तब मुखिया ने कहा, सुन रघु, जहाँ तेरा 5 बीघे का खेत है उसके नज़दीक से अब एक हाईवे बनने वाला है। मतलब शहर और गांव को जोड़ने वाली एक चौड़ी सड़क वहां से बनने वाली है। तो बस उसी की वजह से वहां की ज़मीनों की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। तेरे छोटे से खेत की कीमत भी अब लाखों में लगेगी। हम में से कई किसान वहां की अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। तू कहे तो तेरी ज़मीन भी ऊंची कीमत पर बिकवा दूं। ये सुनकर रघु की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसने तुरंत इसके लिए हाँ कर दी। कुछ समय बाद रघु को उसकी ज़मीन की ऊंची कीमत मिल गई। उसने उन पैसों से कई गायें और भैंसें खरीद ली और दूध का व्यापार शुरू कर दिया। मेहनती तो वो शुरू से ही था और उसका ये काम
खूब चल निकला। उसका दूध शहर तक सप्लाई होता था। अब उसके दिन बदल गए और एक समय वो भी आ गया जब धन संपत्ति के मामले में वो अपने बड़े भाई मनोहर से भी कई आगे निकल गया। परंतु उसने कभी भी इस बात का अहंकार नहीं किया। वो तो इसे बस अपने माँ बाप का आशीर्वाद ही मानता था। अब उसकी आगे की ज़िंदगी बहुत ही सुखमय हो गई। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।